चलिए आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान देखिए बाबू, भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान एक हमारी ऐसी विज्ञान होती है जिसके द्वारा जो भौतिक क्रिया होती है उनका हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा भौतिक रसायन कहलाता है। ठीक है, क्लास 12 के लिए हम पढ़ते हैं आज। क्लास 12 12th क्लास के लिए पढ़ते हैं। हमारे पास एक लेसन आता है, इस लेसन का नाम है सदिश विश्लेषण, यानी कि वेक्टर एनालिसिस। सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, इसको बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस में देखते हैं, वेक्टर एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं? वेक्टर एनालिसिस मतलब सदिश विश्लेषण। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशियां। सदिश राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल यानी कि भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक यानी फिजिकल राशियां मतलब भौतिक राशियां। भौतिक राशियां होती क्या है? पहले तो ये हम देख लें, पहले तो ये समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां जो होती हैं हमारे पास, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां हमारी वे राशियां होती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी यानी कि पदार्थ, जैसे कि कुछ पदार्थ जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है, अगर हमारे पास कोई भार है तो भार को मापने की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम होती है। तो यहाँ इसे मापने की यूनिट होती है ना। तो जो यूनिट मतलब जिन राशियों के द्वारा हम मापते हैं तो वो हमारी कहलाती है राशियाँ। वो क्या कहलाती हैं? राशियाँ कहलाती हैं, है ना। वो हमारी कहलाती है राशियाँ। ठीक, तो इसमें राशियाँ जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। भौतिक राशियाँ हमारी दो तरह की होती है। एक होता है सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ होती हैं, और एक होता है अदिश राशियाँ। सदिश होती हैं और एक होता है अदिश राशियाँ। क्या होता है? एक सदिश और एक अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो हम पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ देखो, हमारे लिए किसी भी चीज यानी किसी भी चीज को नापने के लिए, यानी किसी भी वस्तु का मेजरमेंट नापने के देखने के लिए उसका परिणाम और दिशा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम परिणाम और दिशा, परिणाम और क्या दिशा, परिणाम और दिशा, अगर किसी भी वस्तु को नापते हैं तो उसमें अगर परिणाम और दिशा दोनों का बोध होता है, दोनों का बोध होता है, तो हम उससे बोलते हैं बेटा, तो उसे जो हमारा परिणाम और दिशा जब दोनों होती हैं तो उससे हम बोलते हैं परिणाम और दिशा, है ना। परिणाम और दिशा जो होती हैं तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं उसे? तो बोलते हैं उसे सदिश राशियां। क्या बोलते हैं उसे? सदिश राशि, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, और यदि किसी के मेजरमेंट में केवल हमारे पास परिणाम होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं परिणाम होता है और दिशा जो होती है वो हमारी दिशा नहीं होती है, दिशा का बोध नहीं होता है, तो वहां पर हमारे पास होती है अदिश राशि। क्या होती है बेटा? अदिश राशि। वो हमारी अदिश राशि होगी। जैसे कि अगर हम सदिश राशि को देखें तो सदिश राशि जो होती है हमारे पास, सदिश राशि अगर हम उदाहरण ले लें तो सदिश राशि हमारे पास हो जाएगा विस्थापन वेग त्वरण, है ना, बल। विस्थापन वेग त्वरण बल, यहाँ पर हमारे पास विस्थापन वेग त्वरण बल, है ना, ये सब हमारे पास क्या है? सदिश राशियां हैं। ये सब क्या हमारे पास? सदिश राशियां। ऐसे की बात करें जैसे कि हमारे पास द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान है भाई, द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है ना, आयतन हो गया, और ये बहुत सारी राशियां होती हैं। तो इनके लिए हम बोलते हैं अदिश राशियां। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन राशियों के मेजरमेंट के लिए हमारे लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो वो हमारी राशियां होती है सदिश राशियां। और जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा का बोध नहीं होता, अर्थात दिशा नहीं होती है, वो हमारी कहलाती है अदिश राशियां। क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं इसकी। हमने क्या कहा? सदिश राशियां। तो सदिश राशियां हमारी वे राशियां होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। परिणाम के साथ साथ मतलब कि सदिश राशियां हमारी वे राशियां होती हैं, मतलब सदिश राशियां हमारी वे क्वांटिटीज होती हैं जिनमें परिणाम
और दिशा दोनों का होना आवश्यक होता है, वो हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां हमारी विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है ना। मतलब इनमें देखो परिणाम भी है, विस्थापन है। अगर मान ली विस्थापन हमारे पास हो रहा है, ये विस्थापन है, मतलब यहाँ पर मतलब कोई पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ था, इस पदार्थ को यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो यहाँ पर मान लिया पहली स्थिति इसकी कितनी थी, x1 थी, यहाँ पर कितनी होगी, x2 होगी। तो उसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ, तो विस्थापन यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ हुआ। और इसकी कोई दिशा भी होती है, इसकी यहाँ पे दिशा भी है, मतलब किस दिशा में विस्थापन हुआ है ना, किस दिशा में ये परिवर्तित हुआ है। अगर इधर हो रहा है तो इधर, इधर हो रहा है तो इधर। तो यहाँ पर हमारे पास परिणाम के साथ साथ इसकी दिशा भी है। तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलेंगे उसे हम, सदिश राशि। जैसे कि वेग है, अगर हम वेग की बात करें तो वेग वेग को हम चाल भी बोलते हैं ना, वेग है ना, वेग वेलोसिटी, वेग चाल के बराबर भी होता है ना। वेग और चाल दोनों एक से माने जाते हैं। तो वेग भी हमारे पास सदिश राशि होता है। तो वेग सदिश राशि क्या होता है, जैसे कि मान लिया अगर कोई व्यक्ति है वो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है, तो उसका परिणाम भी होगा, मतलब कितने उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितने भार से जा रही है और किस दिशा में जा रही है, तो उसका परिणाम भी है और दिशा भी है। तो ऐसे जो राशियां होती हैं जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सदिश राशि, उसे बोलते हैं सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे सदिश राशि। अब जैसे त्वरण है, तो त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जा रही है और जाने में मतलब मान लिया कि अगर उसको जा रही है, अचानक उसमें कहीं रुक जाती है, रुकने से या फिर उसे मतलब उसकी गति में अवरोध होता है, तो उसे बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं उसे हम, त्वरण। जो त्वरण होता है तो वो परिणाम पर भी निर्भर करता है, मतलब कितने वजन का है। मतलब कोई वस्तु अगर चल रही है तो अगर उसमें हम कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से उसकी गति को स्थिर करते हैं, तो स्थिर करने में जो भी हमारा मंदक उत्पन्न होता है वो हमारा कहलाता है त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण। अच्छा, त्वरण की एक दिशा भी होती है, वो किस दिशा में लगेगा, है ना। तो त्वरण जो होता है वो हमेशा जो होता है वो उसकी मतलब अगर हमारे पास कोई भी वस्तु इधर जा रही है तो वो त्वरण जो होगा वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो मतलब परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा भी दोनों का बोध हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। बात समझते हैं हम बल की। बल क्या होता है, बल। तो बल बराबर हमारा होता है बराबर m में होता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान तो परिणाम हो गया हमारा, है ना। और त्वरण क्या है, त्वरण हमारे पास में वैसे ही वो सदिश राशि है। तो परिणाम और दोनों, तो परिणाम और दिशा क्या होगा, क्योंकि बल जो है किसी निश्चित दिशा में लगाया जाएगा, कितने से लगाया जाएगा वो ना। जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, वो पिंड हमारा विस्थापित होगा। तो विस्थापित होने के लिए उसकी कोई निश्चित दिशा होगी, और कितने से मतलब कितना विस्थापित होगा उससे पिंड पर निर्भर करता है। कि अगर छोटा है तो ज्यादा, बड़ा है तो उसमें देखते हैं। तो हमारे पास कहने का मतलब ये हुआ कि जो बल होता है उसमें दिशा और परिणाम दोनों का होना आवश्यक होता है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशि हमारी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान। अदिश राशि हमारी क्या है, द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में केवल देखो हमारे पास द्रव्यमान, जैसे मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा एक पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना m है, द्रव्यमान कितना m, तो इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, यहाँ पर दिशा नहीं होती, केवल परिणाम है। यहाँ पे पड़ा पता है, ये परिणाम है, इसमें दिशा नहीं है, तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, तो ये कहलाता है द्रव्यमान। दूरी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास में तो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है, दूरी, तो वो जाता है तो उसमें परिणाम है ना, तो यहाँ पे यहाँ तक वो गया, परिणाम हो गया। तो दूरी, तो यहाँ पर दिशा नहीं है, वो भाई इधर भी जा सकता है ना, वो इधर भी जा सकता है। तो दूरी का मतलब कहीं भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो वहां पर केवल परिणाम है, दिशा नहीं है, क्यों दिशा नहीं है, क्योंकि वहां कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, दिशा का कोई बोध नहीं होता दूरी में, हाँ, दूरी में कोई दिशा का बोध नहीं होता है। चाल, अब चाल है, चाल के लिए हम कहते हैं, तो चाल हमारी अदिश राशि कैसे हमारे पास जो है अदिश राशि क्यों है, अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर हम कहीं पे चाल चलते हैं, मान ली यहाँ से अगर हमें यहाँ तक जाना है और यहाँ से इधर जाना है, तो हमें उसमें चाल में हमें कोई दिशा नहीं है, हम कितने से चल रहे हैं उसमें कोई मतलब नहीं होता है। चाल बराबर होता है, वो होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो इसमें दूरी तो होती है, मतलब दूरी जो है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास परिणाम तो है, कितनी दूरी चलना है वो हमारा परिणाम हो गया, दूरी कितनी चलनी है वो हमारा परिणाम हो गया। समय में चलना है, कितने समय में चलना है, तो इसकी कोई दिशा नहीं है, भाई इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, वो कितनी दिशा में चल रहा है, तो कोई दिशा का बोध नहीं होता, तो वहां पर हमारा कहलाता है अदिश राशि। ऐसी तरीके हमारा आयतन आता है, तो आयतन होता है बेटा आयतन। अब आयतन मान लिया अगर हमारे पास जल है, जल हमारे पास में 1 लीटर जल है, 1 लीटर पानी है, उसे कहीं पर हम बिखारते हैं, तो जब गिराते हैं तो गिराने पे वो फैल जाता है, ठीक है। जितना उसका आयतन होता है वो उसी दिशा में फैल जाता है, तो उसके लिए कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है, अर्थात वहां पर परिणाम तो होता है, मतलब कितने में फैलना है वो परिणाम तो है, लेकिन वहां पर दिशा नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं अदिश राशि। अर्थात हम जानते हैं क्या, हमें समझ में ये आया कि हमारे पास में सदिश राशि हमारी वो राशियां होती है जिनमें परिणाम और दिशा दोनों का
होना आवश्यक होता है वो हमारी सदस्य राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, है ना। विस्थापन, वेग, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, है ना। विस्थापन, वेग, त्वरण, और भी बहुत सारी राशियां होती हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण हो जाएगा, बल हो जाएगा, भार हो जाएगा, संवेग, आवेग, वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, है ना, वैद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व, ये बहुत सारी राशियां होती हैं वो हमारी कहलाती हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां हमारी वो राशियां होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा का कोई मायने नहीं रखता, अर्थात दिशा नहीं होती है इनमें, ठीक है। जैसे कि हमारी दूरी है, चाल है, दूरी है, चाल है, आयतन है ना, घनत्व हो गया हमारा, दाब हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया। और जैसे कार्य है, विस्थापन अगर मान लेते हैं हमारे पास, जैसे कार्य आ गया, कार्य हमारा क्या है? कार्य जो है हमारे पास में कैसी राशि है? कार्य जो है हमारी एक अदिश राशि है। तो कार्य में कार्य होता है, कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी होता है, एफ इंटू डी होता है। तो जो बल होता है ना, तो बल हमारे पास कैसा है? बल हमारे पास एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि? सदिश। और दूरी, तो बल के लिए यहाँ पे हम जब कार्य करते हैं, तो अगर हम किसी पिंड को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो वहां पर यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो वहां पर परिणाम तो है, लेकिन दिशा नहीं है कि भैया अगर उसमें फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से कार्य किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो इसी एक ही दिशा में जाएगा, भाई किसी भी दिशा में जा सकता है, अर्थात वहां पर दिशा निश्चित नहीं होती है, दिशा का कोई होना जरूरी नहीं होता है। केवल कार्य किया जा रहा है, एक वस्तु को दूसरी जगह उठाकर ले जाते हैं, तो वहां पर कोई दिशा नहीं होती है, दिशा का कोई बोध नहीं होता है, वो हमारा कहलाता है कार्य, है ना। तो इसलिए हमारा जो कार्य होता है वो हमारा कैसी राशि होती है? वो हमारी होती है अदिश राशि। चलिए अब हम लिख लेते हैं कि जो सदिश राशि होती है, अर्थात इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सदिश राशियों में, अगर हम कह सकते हैं कि सदिश राशियों में क्या होता है, सदिश राशि में हमारे पास में सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिणाम परिणाम के साथ साथ दिशा का होना आवश्यक होता है, होना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण मान लेते हैं, जैसे कि हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया कि मेरा स्कूल, यानी कि राम का स्कूल, राम का स्कूल स्टेशन से 2 किलोमीटर पूर्व में है। कहाँ है? पूर्व में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम एक व्यक्ति है, तो राम के जो स्टेशन से, स्टेशन मतलब एक स्थान दे रखा है, यानी कि स्थिति दे रखी है, उसकी क्या दे रखी है? स्थिति दे रखी है, ठीक है। स्थिति दे रखी है, कितने हैं? 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ है? 2 किलोमीटर की दूरी पर। किधर है बेटा? पूर्व। तो अगर स्थिति का ज्ञान होता है तो वहां पर हमारे पास में क्या है? दिशा और परिणाम दोनों है। मतलब किस परिणाम क्या है? परिणाम मतलब स्कूल है, बड़ा सा स्कूल है, तो उसमें परिणाम भी आता है, दिशा भी आती है, ठीक है। पूरब की ओर है, कॉलेज की स्थिति से समझ जाएंगे। तो ये स्थिति एक सदिश राशि होती है। अब जो स्थिति होती है वो हमारे पास कोई स्थिति होती है, स्थिति हमारी कैसी राशि है? एक सदिश राशि। स्थिति जो होती है वो हमारी एक कैसी राशि है? स्थिति जो है वो हमारी एक सदिश राशि है। स्थिति जो है वो हमारी एक सदिश राशि। स्थिति क्या होती है? मतलब किसी भी जगह का सही डायरेक्शन में होना, वो हमारे कहलाता है स्थिति। वो क्या कहलाता है? स्थिति कहलाता है। दूसरी बात ये होती है, जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियां यानी कि सदिश राशियां हमारी वे राशियां, अर्थात दूसरी बात ये होती है, सदिश राशियां जो होती हैं, सदिश राशियां योग के नियम का पालन करती हैं। योग के नियम का पालन करती है। पालन करने का मतलब जैसे कि हमारे पास में चतुर्भुज, यानी कि वो त्रिभुज विधि हो गई, समय उनकी जो वेक्टर होते हैं उन्हें जोड़ने की त्रिभुज विधि हो गई, है ना। त्रिभुज विधि हो गई, और एक होती है समांतर चतुर्भुज विधि। तो ये विधियों का पालन करती है, वो हमारी कहलाती है सदिश राशियां। वो क्या कहलाती है हमारी? वो हमारी कहलाती है सदिश राशियां कहलाती हैं, वो हमारी सदिश राशियां होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट देखते हैं सदिश के लिए नोट क्या होता है? यदि कोई भौतिक राशि, मतलब कोई भी भौतिक राशि, मान लो एक भौतिक राशि है, तो उसमें दिशा होगी, मतलब यदि कोई भौतिक राशि कैसी है? सदिश है। भौतिक राशि सदिश है। यदि कोई भौतिक सदिश राशि है तो उसमें दिशा होगी, किंतु अगर हम ये कह दें कि सभी दिशा की वाली जो राशियां होती है वो हमारी अदिश होती है, सदिश होती है, तो ये कहना हमारा जरूरी नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी भौतिक की राशियां होती हैं वो दिशा, ठीक है। यदि कोई भौतिक सदिश राशि है तो उसमें दिशा होगी, ठीक है, ये जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। किंतु यहीं पे क्या होता है? किंतु, या फिर हम कह सकते हैं किंतु क्या? किंतु ये है
कि कोई अगर दिशा है, मतलब भौतिक राशि है, किंतु भौतिक राशि में यदि दिशा है, भौतिक राशि में यदि दिशा है, यदि दिशा है तो वह राशि, है ना, सदिश व अदिश, सदिश व अदिश दोनों प्रकार की हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम एक उदाहरण मान लें, यहीं पर यहाँ पर हम मान लेते हैं वैद्युत धारा। जैसे कि हम उदाहरण मानते हैं वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा, है ना, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या होती है? तो वैद्युत धारा में देखो दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है, परिणाम भी है और हमारे पास क्या है, दिशा भी है ना, परिणाम और दिशा। तो इस हिसाब से इसके लिए जो कैसा होना चाहिए था, सदिश होना चाहिए था, लेकिन ये सदिश ना होकर के भाई कैसी होती है, हमारी अदिश राशि होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा एक हमारी सदिश ना होकर के हमारी एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस भौतिक राशि में दिशा है, भौतिक राशि में दिशा है ना, भौतिक राशि में दिशा है, सदिश राशि में दिशा नहीं है। भौतिक सदिश राशि, यदि कोई भौतिक सदिश राशि होती है तो उसमें दिशा होनी आवश्यक है। मतलब यदि कोई भौतिक राशि हमारी सदिश राशि है, मान लो अगर कोई भौतिक राशि हमारी सदिश राशि है, तो उसमें जो होगा क्या होगा, उसमें भौतिक राशि अगर हमारी सदिश है तो उसमें दिशा होगी। किंतु यदि कोई भौतिक राशि में दिशा है ना, कोई भौतिक राशि में दिशा है तो वो सदिश नहीं होगी, है ना, वो अदिश भी हो सकती है और सदिश भी हो सकती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यही है हमारे पास में कि वैद्युत धारा में देखो परिणाम भी होता है, कितने में धारा बह रही है, कितने में फ्लो हो रहा है, उसमें दिशा भी होता है किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो फिर भी वो राशि जो होती है, क्योंकि उस भौतिक राशि में दिशा है, भौतिक राशि में दिशा है ना, वो अदिश राशि नहीं है, वो हमारी सदिश नहीं है, वो कैसे होगी, सॉरी अदिश राशि होगी। कैसे होगी? अदिश। तो वैद्युत धारा एक हमारा कॉन्सेप्ट का सवाल होता है, अर्थात इस पर विवेचना मतलब विचार विमर्श करने का विषय है कि जो हमारे पास में विद्युत धारा होती है या वैद्युत धारा होती है, तो वैद्युत धारा जो होती है वो हमारी सदिश होनी चाहिए थी, लेकिन वो होती कैसी है, अदिश राशि होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, इस पॉइंट के लिए बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं दो सदस्यों का जोड़ना देखते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास जो एक सदिश था वो हमारे पास ओ और क्या है, ए है, ओ और ए, इसको हमने मान लिया ए वेक्टर है, और दूसरा सदस्य जो है हमारे पास में ए बी है, इसे हमने मान लिया बी वेक्टर है। ठीक है, इसे हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे लंब डाला हल्के से, और लंब डालने के बाद यहाँ मिलाया, तो यहाँ पे मान लिया कोण थीटा है, यहाँ पे कौन सा कोण माना, अल्फा माना, यहाँ हमने कोण मान लिया, हमारे पास संपूर्ण कोण बनता होगा, तो ये हो जाएगा 90 अंश का। कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश का हो जाएगा। तो 90 अंश होने के बाद या अगर इस वाली भुजा को निकाले, ए एम को निकाले, तो ए एम जो भुजा होगी यहाँ पर हमारे पास जो ए एम भुजा होगी वो ए एम भुजा हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, बी है, यहाँ पे कौन सी भुजा, बी। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि हमारे पास में क्षैतिज है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। कैसा हो जाएगा? बी कॉस थीटा। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बी साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास लेंथ होगी कुल, वो हमारी टोटल लेंथ जो हो जाएगी, वो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हमारी हो जाएगी ए प्लस का बी कॉस थीटा, ए प्लस का बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम परिणाम निकालते हैं, परिणाम मतलब आर निकालते हैं। तो आर बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो आर होगा वो इस सदिश और इस सदिश दोनों का योगफल के बराबर होगा। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम परिणाम निकालते हैं। तो परिणाम निकालने के लिए हमने पढ़ा था, क्योंकि हम मान लिया हमने एक त्रिभुज ले लिया। कौन सा त्रिभुज ले लिया? हमने एक त्रिभुज ले लिया ओ, हमने एक त्रिभुज ले लिया ओ एम बी में। हाँ, यहाँ मान लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? ओ, और कौन है 90 पे एन, और बी। भाई यहाँ पे वो एंगल बीच में लेते हैं जो इस पर 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास जो ये भुजा है ओ और बी, यहाँ ओ और बी, ये हमारा रिएक्टेंट है ओ और बी। यह जो ओ और बी जो है वो हमारा कहलाता है परिणाम। तो ओ ए बी हमारा एक प्रकार से परिणाम है, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फिर में पढ़ा था, पाइथागोरस फिर में पढ़ा था, पाइथागोरस पिरामिड पढ़ा था। उस पाइथागोरस पिरामिड में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण बराबर हमारे पास आ जाता है लंब का स्क्वायर प्लस का होता है आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर। इसको हम यहाँ से हटाते तो ये हमारे पास अंडर उड़ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्ण है उस कर्ण का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर कर्ण हमारे पास जो है वो कर्ण हमारे पास है ओ और बी।
ओ बी बराबर हमारे पास लंब, यानी कि लंब यहाँ पे क्या है हमारे पास, लंब देखो ये हो गया लंब हमारे पास, ये हो गया कौन है लंब, बी और एम है, कौन है हमारे पास, बी और एम है, कौन है, बी एम है, कौन है बेटा, बी एम है, यानी कि हम देख सकते हैं तो बी एम का स्क्वायर, यानी कि बी एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आधार क्या है, आधार हमारे पास यहाँ पर जो है आधार है, क्योंकि इस पर टिका हुआ है तो ये हमारा क्या है, आधार है, तो हो जाएगा ओ एम स्क्वायर, यानी ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे आगे हल करते हैं तो ये हमारा रिएक्टेंट भी हो जाएगा, पी ओ बी बराबर, इसे हल करते हैं बी एम का मान कितना हमारे पास, जो बी एम है तो बी एम का मान मतलब बी और एम, ये हमारे पास है बी साइन थीटा, कितना है, बी साइन थीटा दिया है, बी साइन थीटा का क्या बेटा स्क्वायर है, प्लस का ओ एम जो है ओ एम का जो टोटल मान होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारे पास कितना ए वेक्टर है, और ये वेक्टर कौन सा है, बी कॉस और थीटा, ये बी कॉस थीटा, ये इसके मान के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हमारी ये है, तो इसका मान लगा देंगे, हमारे पास कितना है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर है ना, और कॉस थीटा, इसका क्या है बेटा स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है ओ बी बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास में बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, इसे खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस का बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का ये हो जाएगा 2a वेक्टर इंटू बी 2ab, है ना, ये तो होता है। ठीक है, ये आ जाएगा, इसे जब आप आगे हल करते हैं तो आ जाता है बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस का बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा 2a वेक्टर और b वेक्टर, कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास देखो यहाँ सर हम इतने वाले पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है उसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ इस वाले पार्ट से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमारा, बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमारे पास इस तरह यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का बच जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर बचेगा, है ना, यहाँ बचेगा ए वेक्टर का स्क्वायर, और प्लस का बच जाएगा 2a v वेक्टर, और बचेगा कॉस थीटा बचेगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो आपने पढ़ा रखा था वो हमने पढ़ रखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ लगाते हैं तो हमारे पास में ओ बी बराबर हमारे पास आ जाता है निकल के बी स्क्वायर, यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का 2ab, और ये आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसे जब हल करते हैं आगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ab, और ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम और रेक्टेंट बोलते हैं, अर्थात वर्ग हमारा परिणामी हो जाएगा, परिणामी हो जाता है तो परिणामी हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ab, और कितना हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर है, ये हमारा परिणामी निकल के आ जाता है, परिणामी। ठीक है, परिणामी, अगर हम दो वेक्टर का परिणाम निकालना होता है तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक बार फिर समझ लो, माना हमारे पास में दो सदस्यों का हम योग करते हैं, तो दो सदस्य, पहला सदस्य हमने ए वेक्टर मान लिया, दूसरा सदस्य मान लिया हमने कितना, बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ा तो ये इसका परिणामी हो गया, तो परिणामी लाने के हम हो गया, तो हम यहाँ पर आधार प्राप्त करने की करते हैं, जो हमारे पास में जो बी है यानी ए और बी जो वेक्टर था, यहाँ पे बी को हम क्या करते हैं, नीचे मिलाते हैं, इससे मिलाने के बाद यहाँ पर मान लिया हमारे पास कितना कोण थीटा कोण था, या कितना कोण था, अल्फा कोण मान लिया हमने, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने बन जाएगा, 90 का, जब 90 का कोण बनता है तो उसकी जो पास वाली भुजा होती है 90 के पास, मतलब कोण की जो पास होती है वो कास होती है, पास तो कास। यहाँ एक बात याद रखना कि 90 के पाइथागोरस प्रमेय में 90 के पास तो होगा कास, 90 के पास तो होगा कास। ठीक है, 90 के पास तो होगा
काश, 90 से दूर तो होगा साइन, ठीक है, 90 से दूर। तो यहाँ पर हमारे पास ये पास वाला 90 के पास में है, तो 90 के पास हो जाता है तो हो जाएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर बी वेक्टर है तो बी कॉस थीटा हो जाएगा, इससे दूर वेक्टर है तो यह हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकलते हैं, यहाँ पर पड़ामी देखते हैं, तो पड़ामी निकालने के लिए हमने एक पाइथागोरस पढ़ा था, हम यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ एम बी में त्रिभुज ले लिया, ओ एम और कौन सा ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। पाइथागोरस पर में पढ़ा था हमने, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। लंब का मतलब हमारे पास ये लंब हो गया और हमारे पास आधार ये हो गया, लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास में लंब है, ये क्या हमारे पास कर्ण है, तो लंब हमारे पास हो जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा, क्यों हमने देखा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का हमने स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर हमने अंडर रूट लगा दिया, तो हमारा कर्ण इस समय हमारे यहाँ इस त्रिभुज के अनुसार हमारे पास कर्ण क्या है, त्रिभुज के अनुसार जो हमारा कर्ण है वो हमारा है ओ और बी है। कौन है, ओ और बी, ओ और बी। कर्ण होता है वो रेक्टेंट होता है, मतलब हमारा पड़ाव होता है, पड़ावी, वो हमारा ओ वी है। कितना है, ओ वी। लंब हमारे क्या है, लंब हमारे पास में बी और एम है। कौन है, बी और एम है। तो यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर तो हो जाएगा बी एम का स्क्वायर हो जाएगा, आधार क्या है हमारे पास, ओ और एम है, तो हमारे पास हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब वी एम है हमारे पास, बी एम क्या है हमारा, बी साइन थीटा है, बी एम क्या है, बी साइन थीटा है, और ओ एम क्या है, ओ एम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, तो पहले यहाँ तक की वैल्यू जो थी बी वेक्टर थी, इतना वेक्टर हमने निकाल दिया, तो इतने का मान कितना है, बी कॉस थीटा आ गया था। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगा, यानी मैं ओ और एम का मान देखूँ तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस का बी कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, वैल्यू को यहाँ लगा देते हैं, हमारे पास बी साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए प्लस का बी कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से आया था ये, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का ए हमारा खोल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab कॉस थीटा होता है। तो हमने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2a वेक्टर इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन में इतना हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इतने में हम जहाँ पे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं उसे ध्यान से देखना, उसे ध्यान से देखना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इतने भाग को, यानी कि ये इतना जो भाग है इतना और इतने भाग में हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हमने बी स्क्वायर को जब कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया, तो यहाँ बच गया था कॉस स्क्वायर थीटा बच गया था, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वैसा ही रह गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2a वेक्टर और बी वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था हाई स्कूल में पढ़ा था मैथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो वी वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने 1 लगा दिया, यहाँ हो गया ए वेक्टर स्क्वायर प्लस का ए बी वेक्टर, यहाँ पे सब वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर की मानते ये, और यहाँ पे हमारे पास ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ओ बी बराबर हमारे पास परिणामी आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास परिणामी है, यानी कि दो वेक्टरों का परिणामी निकालने का ये सूत्र है, परिणामी वेक्टर जिसे हम आर बोलते हैं। परिणामी वेक्टर क्या है, आर है, परिणामी वेक्टर आर, अर्थात दो सदस्यों को जोड़ने का परिणामी वेक्टर जो होता है वो हमारा हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए यही पे हम देखते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आया था आर बराबर आया था अंडर रूट हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और आया था 2ab और कॉस कितना आया था, कॉस थीटा आया था, कॉस कितना आया था, कॉस थीटा आया था। मान लीजिए इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। यदि हम माने कि शर्त नंबर 1, पहली शर्त देखते हैं, यदि यहाँ पर जो बीच में कोण बन रहा है यहाँ पर अगर हम थीटा इक्वल टू, अगर हम थीटा शर्त नंबर 1 में मानते हैं थीटा इक्वल टू अगर हमारे पास 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें हम लगाते हैं तो आर बराबर हमारे पास में हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का 2 और ए और बी, और ये कॉस जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कॉस जीरो का मान जो होता है, कॉस जीरो जो हम जानते हैं क्या होता है, कॉस जीरो का मान जो होता है कितना होता है, 1 होता है। कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1। तो हम यहाँ लगाएंगे आर बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का 2a और बी, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो 1 का मतलब वैल्यू लगाओ या मतलब लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2ab, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा था, क्यों हमने एक सर्व संख्या पढ़ रखी थी पहले से ही। सर्व संख्या हमने पढ़ा था ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab। तो ये इसकी जगह पे हम उठा करके यहाँ पे ये लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, आर वेक्टर बराबर यहाँ पे लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट जो होता है, इस अंडर रूट का ए प्लस का बी हो गया, ए प्लस का बी हो गया, यहाँ पर जो स्क्वायर है इसके अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस का कितना आएगा बी,
अर्थात परिणामी वेक्टर यदि हमारे पास थीटा एंगल बराबर कितना हो, थीटा अगर हमारा 0 होता है तो वहां पर परिणामी हमारा होता है a प्लस बी के बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर होता है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, यदि हमारे पास में इसी में थीटा अगर हमारे पास अभी तो 0 था तो हमारे पास कितना आया है ना। आगे हम देखते हैं, यदि हमारे पास थीटा का मान, मान लो अगर हमारे पास थीटा जो हो, अगर हम थीटा का मान हम 180 कर देते हैं, है ना, थीटा का मान अगर 180 हो जाए, शर्त है अगर हमारे पास शर्त नंबर 2 है, शर्त नंबर 2 क्या है, शर्त नंबर 2 है यहाँ पर, शर्त नंबर ये 1 थी हमारे पास, शर्त नंबर 2 यदि थीटा का इक्वल टू जो मान लिया अगर हमारे पास कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, कितना हो जाए 180 हो जाए, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा r बराबर अंडर रूट क्या है, सूत्र हमारा है b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये हमारे पास cos 180 कितने लगाएंगे cos 180, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि cos 180 जो होता है, cos 180 जो होता है वो होता है बेटा माइनस का 1, कितना होता है माइनस का 1 होता है, cos 180 होता है माइनस का 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं तो r बराबर हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ab, और cos 180 का जो मान लगाएंगे वो हम लगाएंगे माइनस का 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का जब 1 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, है ना, माइनस का 2ab, और ये हमारा जो फार्मूला होता है हम जानते हैं क्या जानते हैं, a माइनस का b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और माइनस का होता है 2ab। तो इसी सर्वसंख्या से हम यहाँ पर मान उठा के लगा देते हैं तो r बराबर हो जाता है a माइनस का b का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा a माइनस का b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वर्गमूल से हटाएंगे 2 से तो हमारा कट जाएगा, तो r बराबर जो होता है वो हमारा a माइनस का कितना होता है b होता है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखें शर्त नंबर 3 है, शर्त नंबर 3 में अगर हम देखें तो थीटा बराबर है, थीटा बराबर अगर हम मान लें कितना 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और प्लस का 2ab, और यहाँ हो जाएगा cos 90, कितना हो जाएगा cos 90। अब cos 90 का मान बेटा कितना होता है 0 होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो r बराबर हमारे पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और प्लस का 2ab, इसकी हम किससे गुणा कराएंगे बेटा 0 से कराएंगे, तो 0 से जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर प्लस का कितना है a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि थीटा परिणामी दो सदिशों को अगर जोड़ना होता है तो अगर इनके बीच में थीटा गुण होता है, थीटा थीटा बराबर अगर 0 होता है तो वहां पर हमारे पास रिएक्टेंट जो होता है r बराबर a प्लस b के बराबर होता है। अगर थीटा बराबर 180 होता है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है r बराबर a माइनस का b होता है। अगर थीटा इक्वल टू 90 होता है तो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो r बराबर होता है अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो दूसरा एंगल बन रहा था वहां हमने देखा था कितना बन रहा था अल्फा, तो अगर उनके बीच का कोण निकालना होता है तो हम कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अगर हमें बीच का कोण निकालना पड़ जाए, अर्थात हमारे पास क्या कोण का एंगल था थीटा था, तो हमारे पास ये तो बन रहा था ना, इस तरह से बन रहा था ना, ये इस तरह से बना रहा था, ये इस तरह से बनाया था हमने, है ना, यहाँ पे हमारा O था, यहाँ पे A था, यहाँ पे M था, यहाँ पे B था। ठीक है, ये तो बन रहा था, इससे हमने जब मिलाया था यहाँ पे परिणामी वेक्टर बन रहा था, ये R था, ये A वेक्टर था, यहाँ पर ये B था, कितना था B था, तो R बराबर जो था A प्लस का कितना था B था, A प्लस कितना था हमारे पास परिणामी, हमारे पास A प्लस का V था, और यहीं पर इसे हम मिला रहे थे तो इस तरह से हमने मिलाया था इसे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे बीच में कितना कोण है अल्फा है, कितना कोण मान लिया हमने अल्फा मान लिया। तब हम देखते हैं हमारे पास जो सूत्र होगा कि हमारे पास में आधार ये वाला मान दिया, हमें ये मान दिया है, ये तो दिया हुआ नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन फलक दिया है, हमारे पास में bm हमारे पास दिया है bm, और क्या दिया है om दिया है, bm और दिया om दिया है। चूंकि हम जानते हैं हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का पढ़ा था, क्या पढ़ा था लाल बटे कक्का, ये होता है साइन होता है, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, तो ये हो जाएगा हमारा टेन अल्फा, क्या हो जाएगा टेन अल्फा, किस सापेक्ष से अल्फा टेन अल्फा, तो अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस फलक हो जाएगा है ना लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, तो यहाँ पर हमारे पास जो टेन अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा एल बटे कितना आ जाएगा ए टेन अल्फा हमारे पास आ जाएगा लंबाई कितनी हमारे पास ये है, यानी कि हमारे पास दिया है bm और आधार कितना है हमारे पास om है। ठीक है,
तो यहाँ पर निकल आएगा tan अल्फा इक्वल टू बी एम। बी एम का वैल्यू जो था वो हमारे पास में बी साइन थीटा था, और ये जो वैल्यू थी वो थी ए प्लस का बी और कॉस थीटा था, ये को बी प्लस कॉस। यहाँ से जो अल्फा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स और v साइन थीटा अपॉन ए प्लस का v और कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू जो होती है वो हमारी निकल करके आ जाती है बीच के एंगल को ज्ञात करने की। दो अगर हम सदस्यों को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए, चलिए सदस्यों को जोड़ना हमने सीख लिया था, उनके बीच का बनने वाला कोण देख लिया था, वहाँ पर प्राणवी वेक्टर निकालना सीख लिया था। अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं, क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, सवाल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल इसी से लिखते हैं वेक्टर एनालिसिस। इससे है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस से देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। वेक्टर एनालिसिस से क्या होता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि ए वेक्टर ए वेक्टर व वी वेक्टर, ए वेक्टर व बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिणाम क्रमशः परिणाम दे रखा है, परिणाम दिया है 10 और 12 है। परिणाम कितना है, 10 12 है। परिणाम 10 व 12 है, 10 व 12 है, तथा इनके बीच का कोण, बीच का कोण कितना है, 30 अंश दे रखा है, 30 अंश है। बीच का अंश कोण जो है 30 अंश का है। तो हमसे पहले पूछ रहा है, सबसे पहले क्या पूछा, तो उसने पूछा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर ज्ञात करना है हमें। दूसरा हमसे पूछा है ए प्लस का 2b निकालने को है, ए प्लस का 2b निकालने को है। और तीसरे खंड में हमसे पूछा है 2a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ये हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ज्ञात करें, ये हमें ज्ञात करना। ठीक है, देखते हैं इसकी सॉल्व में, देखते हैं। ठीक, सॉल्व करने के लिए हमने देख लिया हमारे पास में कितने वेक्टर हैं, हमने मान लिया हमारे पास कितने वेक्टर कह रहा है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लिया हमारे पास जो ए वेक्टर था वो हमारे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर हमने मान लिया ए वेक्टर था। यहाँ पर दूसरा वेक्टर कितना हमने मान लिया, वो हमारे पास बी वेक्टर है। इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया बी वेक्टर। क्या नाम है इसका, बी वेक्टर। यहाँ से जब परिणाम निकालेंगे तो परिणाम हमारा ये बन जाएगा, ये हमारे पास परिणाम ही आ जाएगा, आर बराबर जाएगा ए प्लस के बी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर जब हम डालते हैं तो हमारे पास में जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनते हैं, यहाँ कोण बनता है थीटा। वो थीटा का मान आपको दे रखा है, कितना दिया है सवाल में, थीटा का जो मान यहाँ पर दे रखा है भाई वो कितना दिया है, थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है वो 30 अंश दे रखा है। कितना दिया है, 30 अंश दिया है। इन दोनों के बीच में जोड़ने का 30 अंश। ठीक है, तो इसे हम मिला भी लेते हैं, ये आ जाता है बी साइन थीटा। ठीक है, ये ठीक। चलिए यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं ए है, ये हमारे पास में बी है, ये है एम है, और ये हमारे पास में ए बी सी है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमें निकालना है ए प्लस बी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए प्लस का बी निकालना है। ठीक, अब ए प्लस बी निकालना है हमारे पास, तो हमारे पास में ए और बी निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हमारे पास पड़ा में ए प्लस बी से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिणाम निकालते हैं। देखते हैं हमारे पास में ए प्लस बी, हमें मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो हमें इसका परिणाम निकालना है, मतलब दोनों का परिणाम। ये परिणाम ही तो है ना, ए प्लस बी, मतलब पहला खंड जब हम करेंगे तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो परिणामी तो है, ना, परिणामी वेक्टर आर ही तो है। तो हमें निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आर वेक्टर बराबर हमारे पास ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर जब निकालते हैं तो हमारे पास आता है, क्या होता है, वो सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का 2ab और होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना दे रखा है, बी वेक्टर हमारे पास 12 दिया है, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, 12 दोनों का 12 दिया है क्या, दोनों की वैल्यू 12 दी है ना, 10 है यार। यहाँ पे पहले का मान जो 10 दे रखा है, 12 नहीं 10 है, सॉरी गलत हो गया था, इसका मान 10 दे रखा है भाई, इसका 10 दिया, इसका 12 दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका वर्ग कितना दिया है, 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 और ए का मतलब 10 और बी कितना हमारे पास 12 दिया है। और यहाँ पर सिर्फ कॉस है, वो कॉस कितने का है, वो कॉस 30 दिया है। कॉस कितना दिया है, 30 अंश का दिया है। इसे जब हल करते हैं तो 10 कितना हो जाता है बेटा, 100 हो जाता है, प्लस का
12 में 12 में 144 होता है, प्लस का 2, और ये आ जाता है, ये आ जाएगा 10, और गुणा कितना 12। और जो हमारे पास में cos 30 होता है, cos 30 का मान होता है 1/√3 होता है। cos 30 का मान जो होता है 37 का मान 1/√3, और cos 30 यानी भी हमारे पास जो cos 30 होता है, तो cos 30 का मान होता है √3, √3 का मान होता है 1.7321 है, 1.7321 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम लगा देते हैं 1.7321, इसकी वैल्यू cos 30 की लगा दी हमने। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 244 हो जाएगा, 244 हो जाएगा, प्लस का इनकी गुणा कर लेते हैं, यानी कि 220 हो जाएगा, 20 यानी कि 20, और 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 1 0, 240 हो जाएगा, 12 दूनी 120 और 120 दूनी हो जाएगा 240। इसकी गुणा करा देंगे हम 1.7321 से। तो इनकी जब गुणा कराते हैं तो इनकी गुणा करने के लिए हम इधर स्पेस देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे स्पेस देख लेते हैं कितना आ जाएगा इनका गुणा। इनके गुणा हम कराते हैं भाई, हमारे पास 240 है, 240 की गुणा हमें करानी है 1.7321 से, इनसे गुणा करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 1.7321 की गुणा हमें 240 से करानी है, तो हम क्या करेंगे 0 जी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, सब में 0 आ जाएगा पर, तो है ना, चारों में 0 आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 4 7 28 29 हो जाएगा, हासिल का 2 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 हो जाएगा 6, इसको हम इस प्लेस पे छोड़ देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34, 0 4 10 6 15 1 16 हो जाएगा, नहीं 15 ही रहेगा, हासिल नहीं आया, यहाँ पे 15 ही रहेगा, 15 6 4 10 11, 3 अभी कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर जो मान आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 244, और प्लस का इधर का मान आ जाएगा 41 56, 41 56, यहाँ पे कितना था 10 था ना, 41 56 10 40, और पॉइंट 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है, 3 के बाद पॉइंट था, पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब पॉइंट आने के बाद ये वैल्यू जो आ जाती है, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, इस वैल्यू में इसे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना 4156.040, इस वैल्यू में 244 को जोड़ देते हैं, 244 को जब इसमें ऐड करेंगे, इसमें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 4 0.10 10 3 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये मान हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट कितना जाएगा 3400.040, ठीक है। अब हमारे पास में अब इसका 34 का वर्गमूल देखते हैं, 34 का वर्गमूल, 34 का वर्गमूल, 34 का वर्गमूल निकालने के लिए देखो एक ट्रिक जानते हैं, 34 का वर्गमूल निकाल, चलिए इस वैल्यू को जब वहाँ लगाते हैं तो कुछ गड़बड़ आ रहा है ना, वहाँ हमें कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे कुछ देखते हैं, ये वैल्यू जो होती है हमारी लगभग में गलत आ रही थी, अभी हमने चेक की, तो ये जो वैल्यू है भाई वो हमारे पास जो है लगभग में इतनी आ जाती है, कितनी आ जाती है लगभग में 45.1 यानी कि 151.8 151.840 ये आता है इसका, ठीक है, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर का मान। अच्छा इसी तरह से अगर हमें ए बी निकालना हो जाए, अगर यहाँ पे खंड दूसरा है तो यहाँ पर हमारे पास दिया है ए वेक्टर प्लस का कितना दिया है बी वेक्टर, इसे सॉल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसे जब हल करते हैं तो इसे हल करने के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर होगा वो हमारे पास सूत्र वही रहेगा, क्या होगा बी स्क्वायर होता है, प्लस का मतलब बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर, तो जो बी स्क्वायर होगा उसका मान देखेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर जो हमारे होगा, बी हमारा कितना दिया है, देखिए यहाँ पे वैल्यू में हल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2a मतलब a वाला जो दिया है यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 2 गुणा 10, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ए का नहीं पूछा ना, बी का पूछा है, बी का स्क्वायर क्या है, प्लस का हमारे पास ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर में हमारे पास यही रहेगा 10 रहेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2,
और ए का मान हमारे पास 10 है, बी का मान जो दिया है 2 गुणा कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे 2 भी क्या है ना, नहीं यहाँ 2 नहीं होगा भाई, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2ab होता है, 2ab, 2ab होता है। तो यहाँ पे ये नहीं करना है हमें, 2 गुणा, यहाँ पे हम पे 2 भी कह रहा है, तो यहाँ पे 2 गुणा कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है 12। यहाँ पे हम पूरा सीधा 24 भी लिख सकते थे, इंटू होता है कॉस, और कॉस कितना है, कॉस हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह खंड तीसरा होगा, खंड तीसरा कौन सा हमारे पास में 2a दिया है और प्लस का b वेक्टर दिया है। यहाँ भी पड़ाव जब निकालेंगे तो पड़ाव निकालने के लिए फार्मूला हमारा यही रहेगा। यहाँ पर a वाले में 10 से मतलब 10 जो था उसमें कितने से गुणा करानी, 2 से, इसका वर्ग कर दे रहे हैं, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2a, अब a का मान यहाँ पे 2 इंटू कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का इंटू b का मान कितना है हमारे पास, b का मान 12 है, और ये हो जाएगा cos 30 का। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों सवालों में मुझे आंसर आ जाएंगे। चलिए ठीक है, और भाई हमारे चैनल को लाइक तो कर दिया करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो कम से कम।